Assalamu alaikum. I'm Dr. Aisha Farhat and I'm working in Ministry of Health, Saudi Arabia. मेरा जो आज का टॉपिक है वो है रिकरेंट अबॉर्शन. इट्स माय थर्ड वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ अबॉर्शन. तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए जो यही वीडियो अबॉर्शन पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं इसको दोबारा डिफ़ाइन कर दूं. वो ये है कि अबॉर्शन होता क्या है. अगर कोई प्रेगनेंसी 24 वीक्स गेस्टेशनल एज से पहले ही किसी भी वजह से ख़त्म हो जाती है तो उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो है अबॉर्शन. तो अब आते हैं कि ये रिकरेंट अबॉर्शन क्या है. रिकरेंट का मतलब होता है बार बार, लगातार, एक के बाद एक. जी हाँ, अगर किसी भी फीमेल में अबॉर्शन जो है एक के बाद एक होता जा रहा है और मुस्तकिल 3 अबॉर्शन उसके हो चुके हैं तो उनके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे कि ये फ़ीमेल जो हैं ये नोन केस ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन हैं. जैसे कि मैं अबॉर्शन के बारे में हमेशा ये कहती हूँ कि ये एक बहुत ही टेंशन ज़दा, फुल ऑफ स्ट्रेस या फुल ऑफ डिप्रेशन टाइप सिचुएशन है. लेकिन मेरा ख्याल है कि थ्रेटेंड अबॉर्शन जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और रिकरेंट अबॉर्शन जो है ये सबसे ज़्यादा, इवन अबॉर्शन की सारी टाइप्स में से ये सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है. अब आप ख़ुद ही सोचें कि अगर एक फ़ीमेल हैं, वो प्रेग्नेंट हुई हैं, अबॉर्शन हो गया, सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हैं, फिर अबॉर्शन, थर्ड टाइम अगेन अबॉर्शन, तो ये एक नेचुरल बात होगी कि हर बंदा, हर फीमेल, बल्कि फुल फैमिली ही वो ये जानना चाहेंगे कि इसकी रीज़न क्या है. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं ख़ास तौर पे इन केस ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन, और ये कि हम इनको इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हैं और हम इनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं. अगर हम बात करें इंसिडेंस की तो तकरीबन मैं पहले बता चुकी हूँ कि 15% जो प्रेगनेंसीज़ होती हैं उनका एंड जो है वो अबॉर्शन होता है. लेकिन रिकरेंट अबॉर्शन के जो परसेंटेज है वो है 3%. यानी हर 100 में से 3 फीमेल्स ऐसी होंगी जो कि नॉन केस होंगी रिकरेंट अबॉर्शन की. उनमें फ्रीक्वेंटली एक के बाद एक लगातार जो हैं वो अबॉर्शन होते जा रहे हैं. रिस्क फैक्टर्स में से सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल रिस्क फैक्टर्स पे, और उसमें फ़र्स्ट नंबर पे मैं रखूँगी पेरेंट्स की एज को. मदर एज के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट और इसका एक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है अबॉर्शन में. लेकिन ये कि रिकरेंट अबॉर्शन केस में ख़ास तौर पे आप फादर की एज को भी इग्नोर नहीं कर सकते. सेकंड जो जनरल रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग, उसके बाद अल्कोहल इंटेक, और हमेशा मैं मेंशन करती हूँ कैफ़ीन इंटेक. ये उनमें रिस्क ज़्यादा होगा उन कॉफ़ी लवर्स में जो 3 कप से ज़्यादा कॉफ़ी जो हैं वो एक दिन में लेने के आदी हैं. और उसके बाद है ओबेसिटी. इस पे स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाई है कि जो मोटापा है आप में वो किस तरह से आप में रिस्क ऑफ अबॉर्शन को जो है वो बढ़ा देता है. और लास्ट में है जनरल रिस्क फैक्टर में कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री. किसी भी पेशेंट की जो प्रीवियस हिस्ट्री अबाउट अबॉर्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी एक पेशेंट में 3 अबॉर्शन हो चुके हैं तो दोबारा अबॉर्शन होने की जो परसेंटेज इस पेशेंट में होगी वो है 40%. तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि 40% जो है वो बहुत ज़्यादा हाई मतलब रेशो है. हर अबॉर्शन जो होता है वो एक दूसरे अबॉर्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ा देता है. रिकरेंट अबॉर्शन केसेस में जो दूसरा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर देखा गया है वो है जेनेटिक्स. तकरीबन 3 to 5% केसेस ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन जो हैं जब उनको एनालाइज किया गया तो उनमें जो काज है वो क्रोमोसोमल अनोमलीज जो हैं वो देखी गई, जिसमें मोस्ट कॉमन काज जो है उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन. थर्ड इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर देखा गया है इस तरह के केसेस में वो है एनाटॉमिकल फैक्टर. इसका मतलब ये है कि जो यूट्रस है या उसका जो लोअर पोर्शन सर्विक्स है, अगर उनकी शेप में किसी भी किस्म की कोई अबनॉर्मेलिटी है तो वो भी वन काज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ यूट्राइन अनोमलीज जो हैं
वो इस तरह की होती हैं कि उनमें यूट्राइन कैविटी जो है वो बहुत ही छोटी होती है, इतनी ज़्यादा कि जब प्रेगनेंसी थोड़ी सी भी ग्रो करती है तो वो एक्सपेंड नहीं हो सकती, उसके अंदर इतनी जगह ही नहीं होती और वो अबॉर्शन हो जाता है। और वो मोस्टली जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। इसी तरह कुछ एक्वायर्ड टाइप भी अनोमलीज हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के फाइब्रॉइड है यूट्राइन कैविटी में की, अगर फाइब्रॉइड का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है तो ये भी एक रीज़न जो है वो अबॉर्शन की हो जाती है। मोस्टली जो रिकरेंट अबॉर्शन के केसेस देखे गए हैं उनमें ज़्यादातर जो हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। अब मैं इसके बारे में आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन एज़ यूजुअल दे दूं। जो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ के लिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर टर्म यूज़ की जाती है फॉर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। तो कुछ अबॉर्शन जो हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी होते हैं, लेकिन उनकी जो रीज़न होती है वो हमेशा बिल्कुल ही डिफरेंट होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन से। और उसमें ख़ास तौर पे जो मोस्ट कॉमन है वो है सर्वाइकल वीकनेस। इसमें ये होता है कि सर्विक्स जो यूट्रस का लोअर पोर्शन होता है उसकी जो लेंथ है जो नॉर्मली 3 सेंटीमीटर तक होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ही खामोशी से बहुत ही थोड़ी लेंथ का जो है वो सर्विक्स हो जाता है। एक तो उसकी लेंथ कम हो जाती है और साथ ही जो उसकी ओपनिंग है, ऑस जो है उसका वो ओपन होना शुरू हो जाता है। एंड इट्स अ वेरी पेनलेस प्रोसेस कि इसमें पेशेंट को कुछ पता ही नहीं चल रहा होता कि उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, और वो बिल्कुल ओपन हो जाता है और सडनली जो है अबॉर्शन की जो सिम्टम्स हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। और मोस्टली ये पेशेंट जो हैं वो 4 मंथ या 5th मंथ जो होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं। अब थर्ड नंबर पे हम जो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर डिस्कस करेंगे फॉर रिकरेंट अबॉर्शन वो है एंडोक्राइन फैक्टर। नाम ही से पता चल रहा है कि ये कोई सी भी ऐसी डिजीज़ जो हैं जैसे डीएम है, डायबिटीज़ या थायराइड के कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो ये पेशेंट जो होते हैं अगर इनकी प्रॉपर क्लोज मॉनिटरिंग ना हो तो ये भी अबॉर्शन काज करते हैं। तो इन पेशेंट के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो डायबिटिक हैं तो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग जो है बिफोर प्रेगनेंसी एंड इन द प्रेगनेंसी जो है वो आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। और इन केस ऑफ थायराइड अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हैं तो आप थायरॉक्सिन पे हैं तो उसका भी जो है ना हर ट्राइमेस्टर में आप बहुत अच्छा अपना फॉलोअप रखें। फोर्थ नंबर पे जो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है इन्फेक्शन। जी हाँ, अगर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन बिफोर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरियल वेजिनोसिस, मोस्टली अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है तो ये अबॉर्शन जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में काज करता है। इस इन्फेक्शन से रिलेटेड मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देती जाऊं कि इसमें जो पेशेंट है उसको वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेंट तो होगी, लेकिन किसी किस्म की कोई इचिंग कुछ इस तरह से नहीं होगा। ये डिस्चार्ज भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इन कलर होगा, लेकिन इसमें जो ख़ास इसकी जो एक है वो ये है कि ये फिशी स्मेल काज करता है। उसके अलावा हम एक एब्रीवेशन यूज़ करते हैं टॉर्च, TORCH। तो ये सब जो है एब्रीवेशन जो है इन सब बैक्टीरिया वायरसेस इनके नामों से बनी है, तो इसको भी इन केस ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन जो है वो रूल आउट किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री होती क्या है, आप इसको समझ लें कि एक स्टोरी है जो आप डॉक्टर को A to Z सुनाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपको डायग्नोज करने में और आपकी ट्रीटमेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन जो है वो सबसे पहले क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी कि आपके कितने नंबर ऑफ़ अबॉर्शंस हैं, और ये कि जब आपका अबॉर्शन हुआ तो गेस्टेशनल एज जो है मतलब आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कितने महीने की थी। उसके बाद आपकी आ जाएगी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, आपके पीरियड्स से रिलेटेड थी कि आपने नेचुरली खुद ही कंसीव किया है या आप एक टफ़ केस थी, आपने कुछ इंडक्शन वाली मेडिसिन ली हैं और उसके बाद आपने जो है वो कंसीव किया था जो कि आखिर में अबॉर्ट हो गया।
उसके बाद सर्जिकल हिस्ट्री जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूट्रस या सर्विक्स में किसी भी किस्म की कोई सर्जरी पहले हो चुकी है तो हो सकता है कि ये भी एक कॉज ऑफ अबॉर्शन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोन बायोप्सी के जो केसेस होते हैं उनमें जो सर्विक्स की लेंथ है वो बहुत ही कम हो चुकी होती है, तो ऐसी फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाएं तो उनमें सेकेंड ट्राइमेस्टर के अबॉर्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेडिकल हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप नोन केस हैं डायबिटीज़ के या हाइपोथायराइडिज्म है या आप कोई भी नोन केस हैं किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ के, तो आपकी मॉनिटरिंग जो है वो कैसी जा रही है। नेक्स्ट स्टेप पे ड्रग हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो फीमेल है वो किस तरह की मेडिसिन जो है वो ले रही थी या स्टिल वो मेडिसिन ले रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटी डिप्रेसेंट, और अगर उन्होंने बिफ़ोर प्रेगनेंसी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जिसे शॉर्टली हम एनसिड कहते हैं, अगर उन्होंने वो यूज़ की हैं तो ये भी एक रीज़न ऑफ अबॉर्शन बन जाती है। लास्ट ऑफ ऑल आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी वर्क प्लेस जो है वो कैसी है, ये कि वहाँ पे लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो कैसा है, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो भी एक बेसिक रीज़न ऑफ अबॉर्शन हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशंस कि कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन हैं जिनकी मदद से हम रिकरेंट अबॉर्शन को डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है टू चेक सर्वाइकल वीकनेस, जो कि एक काज है सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन की। इसमें हम सर्विक्स की लेंथ को जो है वो देखते हैं। उसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड में मोस्ट एडवांस अल्ट्रासाउंड है 3D स्कैन, ये हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट कंजेनिटल अनोमलीज ऑफ द यूट्रस। ये हमें बहुत क्लियर आइडिया दे देता है कि यूट्रस में किस किस्म की अबनॉर्मेलिटीज़ हैं। सेकेंड नंबर पे जिस इन्वेस्टिगेशन को हम इन केस ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन कंसिडर करते हैं, ये टेस्ट जो है ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जिसे हम कहते हैं POC, यानी जब पेशेंट अबॉर्ट करता है तो बहुत सारी तो जो अक्लमंद किस्म की हमारी पेशेंट हैं वो उस प्रोडक्ट को एक कंटेनर में डाल के बाकायदा हॉस्पिटल लेके आती हैं ये दिखाने के लिए कि अबॉर्शन में हमने इस प्रोडक्ट को पास किया है। जी हाँ, अगर कोई भी पेशेंट जिसमें 3 अबॉर्शंस जो हैं वो हो चुके हैं तो हम उसकी जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको हम साइटोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ कंसेप्टस इस टेस्ट के लिए भेजते हैं टू फाइंड आउट एनी क्रोमोसोमल अनोमलीज फॉर दीज पेशेंट। ये टेस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जब कोई और रास्ता ही ना हो और एक फ़ीमेल हैं वो रिकरेंट अबॉर्शन उनके हुए जा रहे हैं, तो अब हमने फाइंड आउट तो करना है ना कि ऐसी क्या रीज़न हो सकती है। थर्ड नंबर पे जो इन्वेस्टिगेशन इम्पॉर्टेंट है वो है पेरेंटल ब्लड कैरोटाइपिंग। ज़्यादातर ये उन पेरेंट्स पे की जाती है जिनकी प्रीवियस जो टेस्ट था प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के ऊपर जो साइटोजेनेटिक एनालिसिस किया गया था उसका अगर रिज़ल्ट कुछ अबनॉर्मल आया है तो उसको फर्दर मज़ीद मतलब कंफर्मेशन के लिए पेरेंट्स के एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन की जाती है जिसे कैरोटाइपिंग कहते हैं। ये उस इशू को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर देती है कि वाकई कुछ अबनॉर्मेलिटी पेरेंट्स के ही क्रोमोसोम में है जो कि रीज़न ऑफ अबॉर्शन बन रही है। फोर्थ नंबर पे जो इन्वेस्टिगेशन है इन केस ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन वो है थ्रोम्बोफीलिया। थ्रोम्बोफीलिया जो है वो एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर को कहते हैं, तो ये इनहेरिटेड भी होता है और एक्वायर्ड भी। इनहेरिटेड का मतलब ये है कि पेरेंट्स में है तो ऑटोमेटिकली जो है ये बच्चों में आ जाएगा, और एक्वायर्ड का मतलब होता है कि ऐसी पेशेंट जो जिसमें इस तरह की ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज़ जो हैं वो खुद ही से पैदा हो रही हैं जो कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो काज कर रही हैं, और ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो हैं इन हर प्रेगनेंसी में काज ऑफ अबॉर्शन बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन देखी गई है वो है एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ये एक्वायर्ड थ्रोम्बोफीलिया का दूसरा नाम है। अब लास्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि रिकरेंट अबॉर्शन को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पेशेंट में डायग्नोज हो गया है कि वो क्रोमोसोमल अनोमलीज़ का केस है तो इस सिलसिले में हम कुछ भी नहीं कर सकते।
ऐसे केसेस में हम मैक्सिमम पेशेंट की जो है वो काउंसलिंग कर सकते हैं और उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आप एक दफ़ा फिर ट्राई करें। लेकिन अगर जो है इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोस हो जाता है कि ये एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन है, तो अगर वो डायग्नोस हो जाती है तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से एस्पिरिन और हेपरिन जो है उस ट्रीटमेंट के साथ जो है पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाती है सर्वाइकल वीकनेस, यानी अगर हम अल्ट्रासाउंड पे हमें सर्विक्स की लेंथ जो है वो बहुत ही छोटी नज़र आ रही है और पेशेंट में जो प्रीवियसली जो अबॉर्शन हुए हैं वो सारे मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुए हैं, तो अब हम इसके लिए सर्जिकली ट्रीटमेंट जो है वो करेंगे। उसे कहते हैं सर्वाइकल सर्कलाज। मतलब जब वो दोबारा प्रेग्नेंट होंगी तो वो डॉक्टर के पास बिटवीन 12 टू 14 वीक्स जाएंगी, जिसमें सर्जिकली जो है उनके सर्विक्स को जो है ना वो बिल्कुल मतलब लाइगेट कर दिया जाता है, टाइटली क्लोज कर दिया जाता है। और लास्ट ऑफ ऑल, अगर रीज़न ऑफ अबॉर्शन जो है वो हमें मिली है कि ये जी किसी किस्म के इन्फेक्शन की वजह से हुई है, तो हम उसको पूरी तरह रूल आउट कर लेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस था जो कि काज ऑफ अबॉर्शन बना, तो फिर हम उसको रिगार्डिंग टू दैट बैक्टीरिया और वायरस हम उसको ट्रीट करेंगे। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। वो तमाम लोग जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं कि काइंडली आप अपनी सराउंडिंग में देखिए, अपने सोशल सर्कल में देखिए, कोई अपने नेबर्स में, अपने रिश्तेदारों में कि कोई ऐसी खातून तो नहीं है जो कि रिकरेंट अबॉर्शन की केस हैं। जिस हद तक आपको इन्फॉर्मेशन मिली है आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करें, उन्हें भी बताएं कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है, उनको डॉक्टर की तरफ जाने का एडवाइस करें। आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए उनको रीडायरेक्ट भी कर सकती हैं कि वो ये वीडियो देख लें ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में जिसका टॉपिक होगा एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।